हेलो स्टूडेंट्स, टिश्यू चैप्टर में जो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम पढ़ रहे थे और उसमें एनिमल टिश्यू में आज हम आ गए थे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। बड़ा ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, किसमें बात करेंगे? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की। और आज के इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उसे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और हमारी बॉडी में ऐसे दो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड और लिम्फ। तो और आज के इस वीडियो में हम ब्लड को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड को लेकर। ब्लड हम सब ने कभी न कभी अपने लाइफ में देखा होगा भाई, हमारी बॉडी में पाया जाता है। और कभी जब ऐसी कंडीशन आती है कि कोई ट्रॉमा होता है या कोई एब्रेशन होता है हमारी जो बॉडी की सरफेस है, तो कॉमनली वहाँ से ब्लड रिलीज़ होता है, जिसे हम ब्लीडिंग का प्रोसेस, ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड अगर हम बात करें, ये एक हमारी बॉडी में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि सेम ब्लड जो हार्ट से पंप होता है वही पूरी बॉडी में फ्लो करता है और वही ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाता है। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में। एक जगह से, कई बार ऐसा भी होता है कि हार्मोन्स के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन लेकर एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट मीडियम का भी काम करता है और इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू में कंसिडर करते हैं। और दूसरी बात कि इसमें सेल्स पाई जाती हैं और टिश्यू बनने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसलिए ब्लड को अगर हम डिफ़ाइन करें, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और अगर हम इस पे डिफिनीशन पे ध्यान दें, यानी फ्लूइड फॉर्म में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा कंपोनेंट जो है, इसका एक बड़ा पार्ट जो है वो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कंसिडर किया गया है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या बोला जाए इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। दोनों बातें सही होंगी। कलर की बात करें तो कलर जो ब्लड का होता है वो है रेड। और रेड कलर जो ब्लड का बॉडी में पाया जाता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि ब्लड का केमिकल कंपोजिशन उस समय कैसा है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट रेड शेड में मिलेगा, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका कलर हमें डार्क शेड में मिलेगा। तो लाइट रेड और डार्क रेड हम कंसिडर कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि इसका केमिकल, अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे तो पीएच की बात करेंगे, और पीएच इसका है 7.4। स्लाइटली अल्कलाइन पीएच हमें ब्लड का मिलता है। कैसा पीएच है? स्लाइटली अल्कलाइन। हमें मालूम है 7 जो है वो न्यूट्रल रहता है और 7 से ऊपर बेसिक होता है। तो जो वीक बेस होता है उसे अल्कली कहते हैं, और यहाँ पर वीकली ये बेसिक है और इसीलिए इसे अल्कलाइन कहा जाता है। क्वांटिटी की बात करें, हमारी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, तो हमारी बॉडी का जितना वेट होता है, एक कॉमन अगर हम एवरेज बताएं, हमारी बॉडी का जितना वेट होता है उस बॉडी वेट का 7 to 8% जो है वो ब्लड ऑक्यूपाई करता है। तो 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। और एक एवरेज अगर हम ले 70 kg का अगर कोई पर्सन है तो उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड हमें मिलेगा। ठीक है, एक अप्रॉक्स एवरेज, एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एक नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। बायो में जब भी हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल रेंज की बात करेंगे, क्योंकि बायो में कोई भी वैल्यू, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है।
कंडीशन के अकॉर्डिंग और उस पर्सन की बॉडी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखना है। तो एवरेज जो अगर 70 kg का पर्सन है तो बायो में जो भी हम जो वैल्यू बताते हैं, चाहे ब्रीदिंग रेट हो, चाहे हार्ट रेट हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो वो हम एक आइडियल नॉर्मल कंडीशन को, एक आइडियल नॉर्मल पर्सन को कंसिडर करके बताते हैं। और वो आइडियल नॉर्मल पर्सन जिसको हम कंसिडर करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसका वेट कितना है, 70 किलोग्राम। फिर आते हैं ब्लड के फॉर्मेशन को लेकर। तो ब्लड का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस कहा जाता है, हेम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो हेमोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और ये हेमोपोइसिस कहाँ होता है, अगर हम बात करें तो दो तरह से है। एक एम्ब्रियो स्टेज में कहाँ होता है और दूसरा आफ्टर एम्ब्रियो स्टेज यानी बर्थ के बाद कहाँ होता है। तो एम्ब्रियो स्टेज को हम इंट्रा यूटेराइन लाइफ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 0 से 3 मंथ, 0 से 3 मंथ यानी जब एम्ब्रियो का, अर्ली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो 3 मंथ तक जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो होता है यॉर्क सैक में, ठीक है। और इसीलिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है यॉर्क सैक, इसको हेमोपोइटिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। दूसरा 3 से 6 मंथ, अगर हम 3 से 6 मंथ की बात करें तो 3 से 6 मंथ का जो फॉर्मेशन है ब्लड का, ये होता है लिवर में, किडनी में और स्प्लीन में। और एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे ध्यान देना। इन तीनों में लिवर में सबसे पहले, उसके बाद किडनी में, उसके बाद स्प्लीन में। तो कभी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हम एम्ब्रियो स्टेज की बात करेंगे। और एम्ब्रियो स्टेज में हमें दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम आंसर लगाएंगे। अगर यॉर्क सैक दिया है तो सबसे पहले यॉर्क सैक लगाएंगे, और अगर यॉर्क सैक नहीं दिया है तो हम किसको लगाएंगे, लिवर को लगाएंगे। 6 मंथ से लेके बर्थ, जब तक उस एम्ब्रियो का बर्थ होता है, तो 6 मंथ से लेके बर्थ तक ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। सभी बोन्स की बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन पाया जाता है। एम्ब्रियो स्टेज के बाहर यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बाहर की बात करें तो आफ्टर बर्थ 0 से 20 ईयर्स तक, ठीक है, मतलब बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो होता है बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। और आफ्टर 20 ईयर्स ज़्यादातर बोन्स के बोन मैरो जो है वो कैल्सीफाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ के बोन मैरो अभी भी फंक्शनल होते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। तो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, और लॉन्ग बोन्स के साथ में बोलूँगा बोन मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स के भी बोन मैरो में जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 20 ईयर्स। तो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड बोन मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन। बोन मैरो क्या है, तो ये हमने जब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे, कॉम्पैक्ट बोन का जब हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने बोन मैरो को देखा था, जिसमें हमने रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो दोनों देखा है। तो उसको समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो जो है उसको आप देखिए, वहाँ पर आपको प्रॉपरली बोन मैरो की पोजीशन और कैसा होता है उसका ओरिएंटेशन वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट पे आते हैं, तो ब्लड में 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा होता है जो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, ये पेल येलो कलर का, ठीक है, पेल येलो कलर का जो पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसे प्लाज्मा कहते हैं, और वो 55% पार्ट बनाता है। वहीं इसमें ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा है कि भाई सेल्स का पाया जाना जरूरी है, और वो भी कौन सी सेल्स, जिनकी ओरिजिन कॉमन हो। टिश्यू की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, जिनकी ओरिजिन कॉमन हो। तो ब्लड सेल्स इसमें मिलती हैं कितनी, 45%, और प्लाज्मा हमें मिलता है 55%। और अगर प्लाज्मा को देखें तो ये जो प्लाज्मा का 55% पार्ट है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 92% पार्ट इसका वाटर मिलता है, 7% पार्ट इसका प्रोटीन मिलता है, और 1% पार्ट में हमें आयंस और हार्मोन्स और दूसरे कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें यूरिया आयंस हो गया, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। हार्मोन्स तो सारे ही ब्लड से ट्रैवल करते हैं, तो वो सब
1% पार्ट जो है ब्लड का फॉर्म करते हैं। वहीं अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की ब्लड सेल्स हमें ब्लड के कंपोनेंट में मिलती हैं। आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनको हम डिटेल में अभी आगे हम अपने इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो एक बात आती है, हमने बताया कि प्रोटीन जो है वो 7% होता है और उस प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है 7% प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। ये 3 टाइप का प्रोटीन हमें प्लाज्मा में मिलता है, ठीक है। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, इन तीनों की बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन मेंटेन करता है। ये ब्लड में पाया जाता है ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। कैसे? हम जब पढ़ेंगे नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन, तो उस समय यूरिन फॉर्मेशन के समय यही एल्ब्यूमिन जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन मेंटेन करने का काम करता है। और दूसरी बात, ये एज ए न्यूट्रिएंट भी एक्ट करता है, तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन, और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में यूटिलाइज होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का है जिसे हम कॉमनली एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम कॉमनली क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने में ये काम आता है और एंटीबॉडी हेल्प करती हैं टू मेंटेन द इम्यूनिटी इन बॉडी। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने में ग्लोबुलिन प्रोटीन यूटिलाइज होता है। थर्ड आते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? ये एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, फाइब्रिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब एक्टिवेट होगा तो ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और फाइब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में एक फाइब्रिन का नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि जिस पॉइंट से, जिस जगह से ब्लड लॉस हो रहा है उस पॉइंट को, उस जगह को सील किया जा सके, ठीक है। तो उसमें फिब्रिनोजन यूज़ होता है, यानी ये यूज़ होता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये 3 तरह का प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? ब्लड सेल्स पे। तो ब्लड सेल्स जो कि 45% पार्ट ब्लड का बना रहे थे, और ब्लड सेल्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? पहली ब्लड सेल जिसे हम कह रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल भी कह लो या रेड ब्लड कार्पसेल भी कह लो, और इसका नाम इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। कैसा होता है? तो सर्कुलर बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है। यहाँ पर मैं ब्लड सेल्स का एक डायग्राम आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें ये रेड कलर की आप ब्लड सेल्स को यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सर्कुलर हैं, बाइकॉनकेव हैं, दोनों साइड से कॉनकेव होती हैं, फ्लैट डिस्क लाइक होती हैं, कॉनकेविटी इनमें पाई जाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मैंने और भी ब्लड सेल्स का जो है डायग्राम लिया हुआ है, जिसमें प्लेटलेट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स भी हैं। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले देखते हैं यहाँ पे किसको? एरिथ्रोसाइट को। तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ब्लड में, बोन मैरो में पाई जाने वाली स्टेम सेल इसका फॉर्मेशन करती है, वहाँ से फिर माइलॉइड स्टेम सेल बनता है उसके डिवीजन से, और माइलॉइड स्टेम सेल के डिवीजन से आरबीसी बनती। तो ये शेप है उसका। डिटेल में आगे चलें तो हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, जहाँ पर हमें साइड से और फ्रंट से दोनों डायग्राम यहाँ दिखते हैं। तो डायमीटर जो इसका मिलता है वो है 7.2 माइक्रोन। इसकी पेरिफेरी पे जो थिकनेस है वो लगभग 2.2 माइक्रोन, और सेंटर पे थिकनेस यानी 1 माइक्रोन मिलती है, जिसकी वजह से ये, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो हमें डंबल शेप मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा? डंबल शेप।
और इसी की वजह से कॉन्केविटी, बाई कॉन्केविटी इसमें डेवलप होती है, दोनों सरफेस पर कॉन्केव एक डिप्रेशन पाया जाता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ऐसा बुक्स में लिखा है, लेकिन मैं आपसे बताऊं मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसी मतलब फुल्ली डेवलप जब आरबीसी हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने लिखा है इन इमैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसी का फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस और इट टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो। याद रखना, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हमने रेड बोन मैरो देखा था, एपिफाइसिस पार्ट की तरफ जो बोन मैरो मिलता है उसे रेड बोन मैरो कहा जाता है। तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है। और प्रोसेस को अगर हम देखें एरिथ्रोपोइसिस को, तो सबसे पहले बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो सारी तरह की ब्लड सेल्स को बनाती हैं। अब उसमें जो आरबीसी बनाने के लिए मॉडिफाई होती है वो होती है प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, पीएचएससी, प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल फिर डिवाइड करती है फर्दर और बनती है एक सेलुलर स्टेज जिसे कहते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। वो आगे मैच्योर होती है, डिवाइड होती है और बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद अगली स्टेज आती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट तक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इमैच्योर आरबीसी तक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट में जब न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है तो उस सेल को कहा जाता है रेटिकुलोसाइट। यहाँ पर मैंने लिखा है रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट अभी भी बोन मैरो के अंदर है। रेटिकुलोसाइट अभी भी बोन मैरो के अंदर है, और बोन मैरो के अंदर होती है तो उसे रेटिकुलोसाइट कहा जाता है। और अगर वो बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आ जाए, ब्लड वेसल्स में आ जाए, कैपिलरीज में आ जाए, तो उसे आरबीसी कहा जाता है। तो रेटिकुलोसाइट और आरबीसी में डिफरेंस यही है कि रेटिकुलोसाइट वो आरबीसी है जो बोन मैरो के अंदर है, और वही अगर बोन मैरो से बाहर आ जाएगी तो उसे आरबीसी कहा जाएगा। अब ये बाहर आने का जो प्रोसेस है, यानी बोन मैरो से कैसे निकलेगी, ये भी एक खास प्रोसेस है जो कई बार क्वेश्चन इस पे भी आता है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आरबीसी जब बोन मैरो के अंदर होती है और वो जब बाहर निकलती है तो कैसे निकलती है, उस प्रोसेस को कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहते हैं? डायपेडेसिस। तो मैं यहाँ पर हम नोट करके चलते हैं, डायपेडेसिस। देखिएगा इस प्रोसेस को ध्यान से। सपोज करिए ये बोन मैरो है, ठीक है, ये बोन की लेयर है और इधर सर्कुलेशन, सेलुलर लेयर और इधर सर्कुलेशन, ठीक है। और इसमें बोन मैरो में रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हैं। अब क्या होता है, ये रेटिकुलोसाइट अपने शेप को अल्टर करता है और बोन मैरो सर्कुलेशन में जो के बीच में जो सेल्स का बैरियर प्रेजेंट होता है, उन सेल्स के बीच से ये जो बोन मैरो की सेल्स हैं, जो रेटिकुलोसाइट है, ये स्क्वीज आउट होती हैं। तो कैसे स्क्वीज आउट होती हैं देखते हैं। ठीक है, ठीक वैसे जैसे हमारे टूथपेस्ट की ट्यूब में से पेस्ट जो है वो स्क्वीज़ आउट होता है, वैसे ही ये अपने शेप को अल्टर करके उन पतले पोर्स से बाहर निकल जाती हैं, और इसी प्रोसीजर को डायपेडेसिस कहा जाता है। ऐसे ही WBC भी मूव करते हैं जब उन्हें फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करना होता है, इन्फ्लेमेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस समय भी ये मूव करते हैं।
तो वो भी डायपेडिसिस है। जब वो एंडोथीलियम की लेयर को क्रॉस करते हुए इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी डायपेडिसिस हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी डायपेडिसिस हमें देखने को मिलता है। तो ये डायपेडिसिस है, स्क्वीज आउट होने का प्रोसेस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसी हैं ये एक खास पैटर्न में ट्रैवल करती हैं, फ्लो करती हैं। कौन सा खास पैटर्न है? देखें, हमने कैरम खेला है। कैरम जब हम खेलते हैं तो उनकी जो डाइसेस होते हैं, जो डिस्क होते हैं, उन डिस्क को हम पिलर बनाते हैं। ऐसा ही पिलर बनाती हैं आरबीसी। तो वो पिलर कैसा बनता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये पिलर बनाकर ब्लड वेसल्स के अंदर मैंने ये पिलर बनाया, और ऐसे ही ये ब्लड में ट्रैवल करती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करती हैं, और इस फॉर्मेशन को कहते हैं रॉलियॉक्स फॉर्मेशन। रॉलियॉक्स फॉर्मेशन। तो रॉलियॉक्स फॉर्मेशन पाया जाता है किसमें? ब्लड में पाया जाता है, जिसमें ये पतली से पतली ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डायपेटिसिस, इनके बोन मैरो से बाहर निकलने का स्टेप, और रॉलियॉक्स फॉर्मेशन जो है वो इनके ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, जैसे ये ट्रैवल करते हैं। फिर आते हैं हम लोग आरबीसी काउंट पे। आरबीसी काउंट यानी नॉर्मली बॉडी में कितनी आरबीसी पाई जाती है, या किस लेवल, क्या लेवल है, नॉर्मल रेट क्या है, उसे कहा जाता है आरबीसी काउंट। और यहाँ पर अगर हम आरबीसी काउंट ह्यूमन का कंसिडर करें तो 4.8 मिलियन से 5.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 4.8 मिलियन से 5.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ये नॉर्मल आरबीसी काउंट मिलता है। और इसमें अगर हम ह्यूमन में मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो मेल का जो आरबीसी काउंट है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और फीमेल में जो आरबीसी काउंट है वो थोड़ा कम मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं 5.2 मिलियन जो है मेल में मिलता है, और 4.8 मिलियन हमें फीमेल में मिलता है। और अगर हम बात करें कि अगर ये नॉर्मल आरबीसी काउंट बढ़ जाए, ठीक है, किसी पर्सन में नॉर्मल आरबीसी जो है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, आरबीसी का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। इफ नॉर्मल काउंट इंक्रीजेज देन दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। और ये किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। और अगर ये नॉर्मल काउंट कम हो जाए, इफ आरबीसी नंबर या आरबीसी काउंट डिक्रीजेज देन नॉर्मल, तो उसकी वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं अनीमिया। तो अनीमिया बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कॉजेज़ की वजह से। कुल मिलाकर अनीमिया कहा जाता है ब्लड की कमी, चाहे नंबर की कमी हो, चाहे हेमोग्लोबिन की कमी हो, चाहे साइज़ की कमी हो, लेकिन वो अनीमिया कहलाएगा। तो अनीमिया एक बहुत बड़ा रेंज है, अलग अलग टाइप के अनीमिया पाए जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरबीसी के कम होने की, और आरबीसी कम हुआ तो उसकी वजह से जो अनीमिया होता है, जिसे हम, जब एनीमिया को हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हाइपोक्रोमिक होता है, नॉर्मोक्रोमिक होता है, हाइपोवॉल्यूमिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन। आरबीसी के अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज का लाइफ स्पैन पाया जाता है। यानी आरबीसी एक बार अगर बन जाती है, एक बार उसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो 120 डेज तक बॉडी में ट्रैवल करती रहती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। और अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें तो डेली आरबीसी बनती रहती है, और डेली आरबीसी अपना, कुछ आरबीसी जो है अपना लाइफ स्पैन पूरा करके डीजेनरेट होती रहती है। तो अगर हम एक अप्रॉक्स माने 100 डेज का, एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, कम थोड़ा कर लेते हैं कि 100 डेज इसका लाइफ स्पैन पाया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी आरबीसी आज एक दिन में ही बनी
और 100 डेज के बाद सारी आरबीसी एक साथ जो है डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा नहीं होता है। डेली आरबीसी बनती हैं और डेली डिस्ट्रॉय होती हैं। तो डेली लगभग 1% आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी में जितनी आरबीसी है उसमें से 1% आरबीसी लगभग डेली बनती है, और उस 1% ऐसा ही डिस्ट्रक्शन में भी है। डेली लगभग 1% आरबीसी मैच्योर होकर अपना लाइफ स्पैन पूरा करके डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन डिस्ट्रॉय होने के लिए ये आरबीसी जाती है कहाँ? स्प्लीन में। ठीक है, आरबीसी कहाँ जाती है? स्प्लीन में, और आरबीसी स्प्लीन में जाती है और वहाँ डिस्ट्रॉय होती है, और इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। तो ब्लड जो है स्प्लीन में भी सप्लाई होता है, और स्प्लीन ब्लड का ठीक ठाक अमाउंट, एक मॉडरेट अमाउंट होल्ड करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो ब्लड को वापस सर्कुलेशन में रिलीज भी करता है, और इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। यानी कभी अगर बॉडी में ब्लड की कमी हुई तो एक लिटरल, एक जो है मॉडरेट अमाउंट का ब्लड स्प्लीन भी रिलीज करता है वापस सर्कुलेशन में, तो वो स्टोरेज भी करता है, और इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। आरबीसी यहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं और इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके ब्रेकडाउन को लेकर, आरबीसी के ब्रेकडाउन को लेकर। तो आरबीसी के अगर ब्रेकडाउन को हम डिस्कस करें तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो इसका पिगमेंट पार्ट है वो जाता है किसमें? लिवर में जाता है, और वहाँ उसे मेटाबोलाइज करके उससे बाइल पिगमेंट बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट। तो लिवर जो है ब्रोकन आरबीसी से मेटाबोलाइज करके बाइल पिगमेंट बनाता है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। कंटेंट की बात करें तो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भरा होता है, और इसीलिए आरबीसी को बैग फुल ऑफ हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैग फुल ऑफ हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ अ रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसी की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है, इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसके दो पार्ट होते हैं, हेम और ग्लोबुलिन पार्ट। हेम पार्ट जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट है, जिसमें आयरन पाया जाता है फेरस के फॉर्म में Fe++। याद रखना, फेरस Fe++। फेरस के फॉर्म में आयरन पाया जाता है हेमोग्लोबिन में, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब खून की कमी होती है या एनीमिया होता है तो आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। आयरन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम बनेगा, और हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्रोमिक यानी कलरेशन कम हो गया। तो आयरन भी ज़रूरी है किसके लिए? हेमोग्लोबिन के लिए। और दूसरा इसमें पाया जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब अगर हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो जो हेम पार्ट है जिसमें आयरन है, आयरन कोर एलिमेंट होता है इसका, और इस आयरन के चारों तरफ पायरोल रिंग पाई जाती है। कितनी पायरोल रिंग? 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या? टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। और उस टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर के साथ ग्लोबुलिन प्रोटीन अटैच होता है, जो यहाँ हमें डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम में देखिए, आयरन ऊपर जो है 4 पायरोल रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग है, और ये चारों पायरोल रिंग आपस में भी अटैच होती हैं, जिससे काइट जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो काइट जैसा स्ट्रक्चर, पतंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें आयरन और 4 पायरोल रिंग अटैच होते हैं, और एक पायरोल रिंग से ग्लोबुलिन प्रोटीन अटैच होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट हेम पार्ट और नीचे ग्लोबुलिन, तो इसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। और इसका अगर हम एटॉमिक मास देखें तो AMU इसका जो हमें मिलेगा वो 17,000 मिलेगा। 70,000 एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है, और एक आरबीसी में ऐसी लगभग 250 से 300, याद रखना 250 से 300 मिलियन हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। 250 से 300 मिलियन हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो एक आरबीसी में लगभग 1 बिलियन या 1.2 बिलियन, 1 बिलियन से लेके 1.2 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होते हैं, किससे? एक सिंगल आरबीसी से। आगे देखते हैं
तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन काउंट की बात करें, नॉर्मल हेमोग्लोबिन काउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो मिलता है वो 12 ग्राम % से लेके 18 ग्राम % तक रेंज यहाँ दिख रही है, और एवरेज निकालेंगे तो 15 ग्राम % हमें एवरेज मिलेगा किसका, इस रेंज का। अभी ग्राम % क्या होता है? ग्राम % ये कि 100 ml ब्लड में, ध्यान से सुनना, 100 ml ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, कितना ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ब्लड हो गया वॉल्यूम और ग्राम हम वेट देख रहे हैं कि तो कितने वॉल्यूम में कितना ग्राम, 100 ml वॉल्यूम में कितना ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं ग्राम % या ग्राम पर डेसीलीटर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राम % या ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर हेमोग्लोबिन का जो एवरेज हमने बताया कि 15 ग्राम % है और ये भी कम हो जाए तो उससे भी अनीमिया होता है, और उससे होने वाले अनीमिया को हाइपोक्रोमिक अनीमिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक अनीमिया। और हेमोग्लोबिन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, और आरबीसी के फंक्शन में भी O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट, ये दोनों को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है ये हम रेस्पिरेशन चैप्टर में देखेंगे, जहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, वहाँ पर हम ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो ये था आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पार्ट जो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जिसे हम WBC या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट ये स्फेरिकल अमीबॉइड सेल होती है। आरबीसी जो था वो स्मूथ सेल थी, उसकी सरफेस स्मूथ थी। WBC की सरफेस स्मूथ नहीं होती। उसे आरबीसी क्यों कहा जा रहा था, रेड क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि वहां पर हेमोग्लोबिन था। यहाँ कोई वाइट कलर का पिगमेंट नहीं होता, फिर भी नाम वाइट है। क्यों है? क्योंकि आरबीसी के रेस्पेक्ट में ये कलरलेस होती हैं। ठीक है, ये जनरली कलरलेस होती हैं और आरबीसी के रेस्पेक्ट में इन्हें वाइट कंसिडर किया जाता है। इनमें कोई भी वाइट कलर का पिगमेंट नहीं होता। इनकी जो सरफेस है वो स्फेरिकल होती है, लेकिन इरेगुलर सरफेस होती है। क्यों इरेगुलर होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमने अमीबा में पढ़े थे, दोज प्रोजेक्शंस आर नोन एज सूडोपोडिया, एंड दोज प्रोजेक्शंस हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। और सूडोपोडिया की प्रेजेंस की वजह से इन्हें अमीबॉइड सेल्स कहा जाता है। तो सूडोपोडिया इनकी सरफेस पर प्रेजेंट है, जो इनको इरेगुलर बनाता है। स्फेरिकल सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस इनमें हमें दिखाई देता है। अमीबॉइड सेल्स होती हैं, कहा जाता है इनको क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया इनमें पाया जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इनका ल्यूकोपोइसिस कहलाता है, और ये फॉर्मेशन भी होता है कहाँ? बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो येलो बोन मैरो में मिलता है। WBC काउंट की बात करें तो क्या नॉर्मल वैल्यू, क्या नॉर्मल काउंट WBC का बॉडी में मिलता है? तो वो है 8000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पे ना हजार है ना लाख है, सीधा यही वैल्यू है, 8000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब, जो कि आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कितना कम है? अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे आरबीसी अपॉन WBC, तो एक अप्रॉक्स रेशियो जो हमें मिलेगा वो 600:1। ठीक है, 600:1 हमें एक अप्रॉक्स रेशियो जो है आरबीसी से मिलेगा, और ये रेशियो भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। आगे बात करते हैं, अगर ये नॉर्मल काउंट जो हमने बताया 8000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये नॉर्मल काउंट अगर बढ़ जाए, इफ दिस नॉर्मल काउंट इंक्रीजेज देन नॉर्मल, तो अगर थोड़ा बढ़ता है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ वायरल या बैक्टीरियल, तो उसकी वजह से जो है WBCs बढ़ जाते हैं। कौन से इन्फेक्शन की वजह से कौन सा बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? अगर एक मॉडरेट अमाउंट में बढ़ा तो उसे उस कंडीशन को कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ज़्यादा बढ़ गया, अनकंट्रोलेबल बढ़ा है, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हुआ है और उसे कहा जाएगा ल्यूकेमिया, या जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में WBC का काउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और अगर कम हो जाए
तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया, यानी WBC काउंट नॉर्मल से काफ़ी कम हो गया, देन दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। टाइप्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC जनरली दो टाइप की होती हैं, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट क्या होती है? ऐसी WBC जिसमें यहां पर ये एक ठीक है, ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो ग्रेनुलोसाइट ऐसी WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट ऐसी WBC जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं वो हम डायग्राम में अभी हम देखेंगे। जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स की, तो वो तीन तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल इज डिनोटेड बाई N, eosinophil is denoted by E and basophil is denoted by B। और वहीं अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें, ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो दो तरह के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर डिनोटेड बाई L एंड मोनोसाइट्स आर डिनोटेड बाई M। और इन WBCs का जो अलग अलग हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं और आगे इनको देखेंगे, उसे कहा जाता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC। यानी टाइप्स ऑफ WBC को क्लासिफाई करके यूनिट वाइज उनको अलग अलग कंसिडर करना, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये हम डायग्राम देखेंगे जिसमें हमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमें कितने तरह की WBCs दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईसोनोफिल तीनों में हमें ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। वहीं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में हमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। लिम्फोसाइट्स यहाँ पर दो हैं, T lymphocyte और B lymphocyte। दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइट ऑफ मैच्योरिटी एंड देयर फंक्शन। उनकी साइट ऑफ मैच्योरिटी, फंक्शन या बोला जाए इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पर हम इनको कंसिडर कर रहे हैं। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम का चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम इन WBCs को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स को। ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें पहली जो WBC सेल है जिसे हम कह रहे हैं न्यूट्रोफिल, डिनोटेड बाई N। जब आप ब्लड की रिपोर्ट लेने जाएंगे तो वहाँ पर यही वर्ड लिखा हुआ होगा, NDBELM। तो जो हमने कोड दिए हैं वही उसमें लिखा आएगा। किस रिपोर्ट में? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हम रिपोर्ट निकालते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो कि बॉडी में 50 से लेके 60% तक पाई जा सकती हैं ऑफ टोटल WBC, तो यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। और इनका एक और नाम है, इन्हें पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। क्यों? बहुरूपिया होती हैं। बहुरूपिया मतलब इनका न्यूक्लियस का जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स नहीं होता, मल्टी लोब न्यूक्लियस मिलता है। कभी 3 लोब है, कभी 4 लोब, कभी 5 लोब। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया ये 3 लोब न्यूक्लियस का डायग्राम है। कभी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, बहुरूप में दिखाई देते हैं और इसीलिए इन्हें बहुरूपिया या पॉलीमॉर्फ कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। मल्टी लोब न्यूक्लियस है, मैक्सिमम इन अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती हैं। और फंक्शन है इनका फैगोसाइटोसिस, यानी जो अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड सेल्स बॉडी में फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सेल्स एंटर करते हैं उनको खा जाना, उनको डाइजेस्ट कर जाना, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये मेन फैगोसाइटिक सेल्स नहीं है, ये बात याद रखना। दे आर नॉट मेन फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इओसिनोफिल पे। इओसिनोफिल डिनोटेड बाई E, 3 to 5% इन बॉडी। बॉडी में जो WBCs हैं उनके 3 to 5% पाई जाती हैं। बाइलोब न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है जो हेडफोन शेप का होता है। 2 ईयर बड्स और एक लूप दिख रहा है हमें डायग्राम में, हेडफोन शेप का न्यूक्लियस।
फंक्शन इसका है डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंटी एलर्जिक। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में काम करता है, और एंटी एलर्जिक यानी बॉडी में होने वाले एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कम करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस से ही एलर्जी भी डेवलप होती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो एलर्जी भी कम होगी, और एंटी एलर्जिक भी इसका एक फंक्शन देखा जाता है। दूसरा आता है बेसोफिल, डिनोटेड बाय बी। कितनी प्रेजेंट होती हैं? लेस देन 1% इन बॉडी। बॉडी में 1% से भी कम पाई जाती हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो इनडिस्टिंक्टली बाइलोब न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस ऐसा लगेगा कि डिवाइड होने वाला है, लेकिन डिवाइड हो नहीं रहा है ना। ऐसा लगेगा कि अभी ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कभी ये डिवाइड नहीं होता। तो इनडिस्टिंक्टली बाइलोब न्यूक्लियस, यानी 2 लोब तो है, लेकिन 2 कंप्लीट लोब अभी पूरी तरह से बनते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या करता है ये बेसोफिल? ये बेसोफिल जो है मास्ट सेल, याद रखना, मास्ट सेल को रेगुलेट करती है टू सिक्रीट हिस्टामिन एंड टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिस्पॉन्स। ठीक है, मास्ट सेल को ये रेगुलेट करती है एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो जहां इओसिनोफिल एलर्जी को कम कर रहा था, वहीं पर बेसोफिल एलर्जी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम दिखाई दे रहे हैं, इओसिनोफिल का और बेसोफिल का। आगे बढ़ते हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसको? लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट डिनोटेड बाय एल, 20 से 25% बॉडी में पाई जा सकती है। इनका न्यूक्लियस बीन शेप का दिखता है। फंक्शन इनका इम्यूनिटी है, और हमने बताया इम्यून रिस्पॉन्स मेंटेन करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होती है? जो फैगोसाइटोसिस करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो टी लिम्फोसाइट है। जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो बी लिम्फोसाइट। ऐसा बॉडी में देखा जाता है, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ पाया जाता है, और जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है लार्जेस्ट WBC है, सबसे बड़ी WBC। 20 माइक्रोमीटर इसका साइज मिलता है। 5 to 7% बॉडी में ये पाई जाती हैं। फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस, एंड इट इज़ द मेन फैगोसाइटिक सेल। मेन फैगोसाइटिक सेल है जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती। हाँ, न्यूट्रोफिल का नंबर ज़्यादा है, इसलिए उसका फैगोसाइटोसिस ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाई देता है, लेकिन जो मेनली हम जब चूज़ करने को आएगा तो हम मोनोसाइट को लगाएंगे। और वैसे तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट बोथ आर फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। और एक पॉइंट रह गया था लाइफ स्पैन ऑफ WBC को लेकर, तो 7 से लेके 10 डेज मैक्सिमम तक इसका लाइफ स्पैन पाया जाता है। WBC जो है सर्वाइव करती है, और WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो यही WBCs ही उस बैक्टीरिया उस वायरस से लड़ने जाते हैं, और यही WBCs शहीद होते हैं। और इनके शहीद होने के बाद जो स्ट्रक्चर जो वहाँ पर बचता है कंटेंट, उसी को हम पस बोलते हैं। तो पस जो कि एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, बॉडी से रिलीज होता है, वो होता है डेड WBCs की वजह से वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जो WBC शहीद हो गए उनकी वजह से पस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये बड़ी छोटी ब्लड सेल्स होती हैं, इर्रेगुलर शेप की होती हैं, और साइज इनका लगभग 1 माइक्रोन पाया जाता है। इनका भी फॉर्मेशन दूसरी ब्लड सेल्स की तरह बोन मैरो में ही होता है, लेकिन इनकी और RBC यानी प्लेटलेट्स और RBC की जो पेरेंटल सेल है वो सेम है, माइलॉइड सेल से ही दोनों बनते हैं। कहने को तो किताबों में लिखा है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन पॉइंट शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो पॉइंट शेप का न्यूक्लियस होता है उसे पिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं।
तो पिक्नोटिक न्यूक्लियस इनमें हमें दिखाई देता है, कभी ऐसा है कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फॉर्मेशन इनका भी बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में जो सेल्स इनको बनाती हैं उन्हें मेगा कैरियोसाइट सेल्स कहा जाता है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। काउंट की बात करें, कितना नॉर्मल इनका नंबर पाया जाता है, तो नॉर्मल काउंट इनका 1.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब से लेके 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब मिलता है। 1.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब से लेके 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब मिलता है। अगर इनका नंबर कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर नंबर बढ़ जाए नॉर्मल से तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस भी मिलता है और हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलता है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिजीजेस को देखेंगे। तो डिजीजेस और उनसे होने वाले इफेक्ट को समझने के लिए फिजियोलॉजी आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लाइफ स्पैन इसका 4 to 7 डेज का मिलता है। और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? एक, सिक्रीशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा इसका फंक्शन है जो हमने फाइब्रिनोजेन फाइबर्स पढ़े थे, कि फाइब्रिनोजेन फाइबर्स के साथ ये अटैच होकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पे प्लग फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो ब्लीडिंग का जो साइट है, जो ब्लड लॉस का साइट है, वो ब्लड लॉस का साइट जो है ब्लॉक हो जाए और वहाँ से और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, जिसे हम प्लग ऑफ क्लॉट कह रहे हैं। तो जब भी हमें चोट लगती है तो वहाँ पर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, दैट इज़ प्लग ऑफ क्लॉट। वो जम जाती है जिसकी वजह से अंदर के टिश्यू को हील करने का टाइम मिलता है, और वो प्लग ऑफ क्लॉट बनता है किससे? फाइब्रिनोजेन प्लस प्लेटलेट से। फाइब्रिनोजेन और प्लेटलेट से मिलकर प्लग ऑफ क्लॉट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों किसके बारे में? ब्लड के बारे में। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किसके बारे में? लिम्फ के बारे में। हालांकि वो इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसमें सारी चीज़ें लिम्फ को लेकर हम समझें। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसके प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।